अरविंद केजरीवाल साहब, हमने सहराओं में हासिल किया आसानी से, तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। ये सियासत के दिले सबके हवाले न करो, ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, मुल्क जल जाता है एक शख्स की नादानी से। पिछले 10 साल में जिस तरह से दिल्ली को ठगने का काम किया गया है, पुराने स्टेटमेंट उठा के देखिए, झूठ बोलने के मामले में आम आदमी पार्टी वालों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पहले मैं सोचता था मोदी जी आगे हैं, फिर मैंने बाद में अरविंद केजरीवाल जी के भाषण थोड़ा गंभीरता से सुने, तब मुझे लगा भाई ये तो उनसे भी आगे का आदमी है। मतलब कमाल है। चाय और दारू वाली बात तो आपने देख ही ली है, लेकिन झूठ बोलने में, बहुरूपियेपन में, जे कॉलोनी वालों, ये चुनाव झूठे और सच्चों के बीच में है, ये चुनाव बहुरूपियों और अच्छों के बीच में है, ये चुनाव बुज़दिलों और बहादुरों के बीच में है। आपको तय करना है कि आप कहां खड़े हैं, किस तरफ खड़े हैं। फिर अरविंद केजरीवाल के झूठ के सामने आप ठगे जाएंगे या फिर आप सच्चाई के साथ खड़े होंगे। वो सपना जो शीला दीक्षित जी ने दिल्ली के लिए देखा था, वो सपना जो संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई के लिए राहुल गांधी देखते हैं, आप उस लड़ाई के साथ खड़े होंगे या मोदी जी और उनके छोटे वाले भाई के साथ खड़े होंगे। आपको यह फैसला करना है। मैं अपनी माओ बहनों को पुकार के यह बात कहता हूं कि मेरे भाई, इस बड़ी लड़ाई में मैं राहुल गांधी जी का सिपाही बन के आपके बीच में अपना दामन फैलाने आया हूं और आपसे यह कह रहा हूं कि एक बहुत मुश्किल वक्त है। याद करो जब दिल्ली दंगों में जल रही थी, याद करो जब लोगों के घरों में धुआं था, जमुना पार हो या दूसरे इलाके हो, तब कोई अरविंद केजरीवाल अपने घर से बाहर निकला था? नहीं निकला था। उन आग की लपटों को बुझाने के लिए अगर कोई निकला तो सिर्फ राहुल गांधी निकले। याद करो वो दिन कि जब हाथरस में एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और रात के 2 बजे उसकी लाश को बिना परिवार की मर्जी के जला दिया गया, तो कोई अरविंद केजरीवाल निकला? नहीं निकला। कोई नरेंद्र मोदी जी निकले? नहीं निकले। कौन निकला? राहुल गांधी निकले, प्रियंका गांधी निकली, गए उस दलित बिटिया के परिवार से मिलने के लिए। याद करो जब मणिपुर में बहन बेटियों को बिना कपड़ों के परेड कराई जा रही थी, तो कोई अरविंद केजरीवाल कुछ बोला? नहीं बोले। कोई नरेंद्र मोदी जी कुछ बोले? नहीं बोले। कौन बोला? राहुल गांधी बोले। न सिर्फ बोले बल्कि उन बेटियों, उन बहनों के पास गए और उनको अपने सीने से लगा करके उन्हें ढांढस बंधाया। जे कॉलोनी वालों, वजीरपुर वालों, इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए कि एक आदमी अच्छी राजनीति कर रहा है, वो इस बात की परवाह नहीं करता कि सियासी नफा नुकसान क्या होगा। वो आदमी 4000 किलोमीटर चला पैदल, क्या नारा लगाते हुए? नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। क्या नारा लगाते हुए? मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अरे मेरी नई नस्लों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, आने वाली सदियां ये कहेंगी कि जब नफरतें उफान पर थी तो कोई एक शख्स था जिसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी कहते थे कि वो शहजादा है, वो राजकुमार है। लेकिन मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है कि वो शहजादा जिसे नरेंद्र मोदी जी शहजादा कहते थे, वो एक टी शर्ट में, एक ट्राउजर में और एक जूता पहन करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलता रहा, अपने पांव के छालों की परवाह किए बगैर। अगर शहजादे ऐसे होते हैं तो हम ऐसे शहजादों को अपनी पलकों पर बिठाएंगे। कभी नरेंद्र मोदी जी निकले 4 किलोमीटर, कभी केजरीवाल जी चले 400 मीटर नफरत के खिलाफ? नहीं। हमारे बीच जिनका बेसब्री से इंतजार था, हिंदुस्तान के मशहूर शायर, राज्यसभा सांसद जनाब इमरान प्रतापगढ़ी, जो गरीब, मजदूर, किसान, कमजोरों की आवाज पार्लियामेंट में उठाने का काम करते हैं। मैं चाहूंगा इमरान भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान प्रतापगढ़ी, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। बहुत शुक्रिया जे कॉलोनी की जिंदा दिल आवाम का कि बेपनाह मोहब्बतों के लिए। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ। आपकी लोकप्रिय प्रत्याशी रागिनी नायक जी के समर्थन में आपसे
गुजारिश करने आया हूं। यहाँ मौजूद पूर्व विधायक, हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भाई अजय कुमार लल्लू जी, हरिशंकर जी आपके पूर्व विधायक, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, प्रभारी शहनवाज साहब, भाई अशोक बसोया साहब, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ के आमिर साहब, बदरुद्दीन साहब, तमाम और जो बुजुर्ग हैं, मैं सबका नाम लूंगा, वक्त भी कम है। तो मंच पे जो भी साथी मौजूद हैं, हमारे अल्पसंख्यक विभाग के अहमद खान साहब हैं, डॉक्टर जमाल साहब हैं, जीनल जी हैं, नताशा जी हैं, तमाम जाने पहचाने चेहरे हैं यहाँ पर, शमीम अलवी साहब हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं यहाँ पर। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। जे कॉलोनी वालों, आने वाली जो 5 तारीख है वो न सिर्फ प्रत्याशियों के इम्तिहान का दिन है, बल्कि आपकी समझदारी की भी इम्तिहान का दिन है। आने वाली 5 तारीख को आपको घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ वजीरपुर के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि दिल्ली के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। मैं अभी जब स्टेज पे आया और यहाँ मंच पे बैठा तो रागिनी जी आप जब भाषण दे रही थी तो सामने एक बोर्ड लगा है अरविंद प्रॉपर्टीज, तो मुझे लगा जैसे मैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की किसी प्रॉपर्टी के सामने खड़ा होकर के भाषण दे रहा हूं। बिल्कुल जैसे ये प्रॉपर्टी बेचते हैं उसी तरह से उन्होंने भी दिल्ली को बेचने का ही काम किया है और कोई अच्छा काम नहीं किया। इस भीड़ में तमाम ऐसे लोग भी आए होंगे जिन्होंने अब तक मन नहीं बनाया होगा कि उन्हें किसको वोट देना है। मेरी आवाज उन माओ बहनों तक भी पहुंच रही होगी जो अपने घरों में हैं, मुझे सुन रही हैं, और उन्होंने अब तक जहन नहीं बनाया होगा कि उन्हें किसको वोट देना है। मैं अगले 10 मिनट आपसे मुखातिब हूं, फिर फैसला आप पर छोड़ूंगा। आप पर मतलब आप पर, उन पर नहीं। अब तो आप कहते हुए 5 बार सोचना पड़ता है कि आम आदमी बन के आए थे और ऐसे खास आदमी बन गए। जे कॉलोनी वालों, याद करो 2013 की वो शाम कि जब जंतर मंतर और रामलीला के मैदानों पर, सड़कों पर नारे लगाए जा रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो कभी आपने सोचा है कि उतने बड़े आंदोलन को खाद पानी कौन दे रहा था? उस आंदोलन के पीछे कौन था? तब मैं सियासत में नहीं था, लेकिन उस दौरान भी जब पूरे देश का मीडिया एक तरफा उनके आंदोलन को बता रहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन है, उस दिन से मैं कह रहा था कि अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के आंदोलन के पीछे आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी है। मैं उस दिन से कहता था, तब शायद मेरी समझ इतनी बड़ी ना रही हो, लेकिन मुझे अंदर से नजर आता था। मेरी छठी इंद्री कहती थी कि ये जो मंच पर खड़े होकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करने वाले कुछ चेहरे हैं, दरअसल इनके पीछे मुझे आरएसएस की आवाज सुनाई पड़ती है, इसके पीछे भाजपा। और याद करिए कि 2013-14 में किस तरह से शीला दीक्षित जी को और स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को क्या क्या नहीं कहा अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने। और पिछले दिनों जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब इस दुनिया से कूच कर गए, तब एहसास हुआ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब शख्सियत क्या थे, उनका जाना हिंदुस्तान का कितना बड़ा नुकसान है। मुझे याद है कि हम उस दिन अंतिम संस्कार में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के शव के साथ चल रहे थे, रागिनी जी भी थी, सारे लोग थे, कांग्रेस के सारे लोग थे। मैंने देखा कि मेरी आंख के सामने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी भी चल रही थी और बड़ा गमगीन सी थी। मुझे देखी और मेरी नजरें मिली तो मेरा मन हुआ कि मैं इनसे कहूं कि आज डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की लाश के पीछे पीछे चलते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आ रही, क्योंकि आप लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को क्या क्या नहीं कहा था। मेरे भाई, 2014 से शुरू हुआ वो सफर, आज तो मैं पूरे देश में घूम के पूछता हूं कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, भारत मां की आंख के तारे कहां गए।
आरएसएस के राज दुलारे कहां गए, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए। पिछले 7-8 साल से गायब है, कोई अता पता नहीं है। भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें करके डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब और शीला दीक्षित जी को बुरा कहने वाली सरकार 10 साल शासन में रही तो ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती है। जो शीला दीक्षित जी को, सोनिया जी को, मनमोहन सिंह साहब को भला बुरा कहते थे, वो सारे लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट के आए। उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, ये ऊपर वाले का इंसाफ था जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ, मनीष सिसोदिया जी के साथ हुआ। उसकी लाठी में बिल्कुल आवाज नहीं होती, वो बहुत खामोशी से इंसाफ करता है। जे कॉलोनी वालों, मैं रागिनी नायक जी के लिए आज यहां सिर्फ इसलिए वोट मांगने नहीं आया हूं कि ये कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है। यहां मेरी नई नस्लें खड़ी हैं। मैंने कहा ना, अभी बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने मन नहीं बनाया होगा। मैं उनसे मुखातिब होकर कह रहा हूं, मैं इस बहन के लिए सिर्फ इसलिए नहीं आया हूं कि ये कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है। मैं पिछले 7-8 साल से जब इन टीवी चैनलों पे कोई भी डिबेट देखता हूं और मुझे लगता है कि देश में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो इस देश की गंगा जमुनी तहजीब के लिए अलल ऐलान बिना डरे हुए लड़ रहे हैं, उस फहरिस्त में सबसे पहला नाम अगर मैं कोई रखूंगा तो वो बहन रागिनी नायक का है। मैं इसलिए रागिनी जी के लिए आपसे अपील करने आया हूं। मेरे भाई, सिर्फ इतने से काम नहीं चलता है कि बुरे को बुरा कह दो। हम जानते हैं कि आप बुरे को बुरा कहते हैं, लेकिन सिर्फ बुरे को बुरा कह देने से काम नहीं चलेगा। जो अच्छा है उसके साथ खड़ा भी होना पड़ेगा। हम बहुत सारी लड़ाइयां इसलिए भी हार जाते हैं कि हमारे हाथ में अब मोबाइल आ गया है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है। हम एक कमेंट कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं कि नरेंद्र मोदी ने बहुत गलत किया, अरविंद केजरीवाल ने यह बहुत गलत बोला। याद है कोरोना के दौरान किस तरह से दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार मरकज के लिए क्या क्या बोलती थी, क्या क्या स्टेटमेंट देती थी। याद है आप सारे लोगों को? भूलिएगा मत, भूलने वाली बात नहीं है। ये जो बहुरूपीय लोग हैं, ये अगर भेष बदल के आपके सामने आए हैं तो आपको भी याद दिलाना है कि नहीं, हमारी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। शीला दीक्षित जी जैसी महिला, भद्र महिला, और 15 साल अगर पूरी दिल्ली का आप सही से सर्वे करेंगे ईमानदारी से, यहाँ तमाम बुजुर्ग ऐसे बैठे हैं जो जानते हैं कि जितने फ्लाईओवर शीला जी ने बनाए, जितने मेट्रो स्टेशन शीला जी ने बनाए, उसमें एक का भी इजाफा नहीं कर पाई है आम आदमी पार्टी की सरकार। जो शीला जी ने बनाया था उस पे कभी नाम पलट करके, कभी दूसरा नाम चिपका करके, कभी रंग रोगन लगा करके, कभी पुराने स्कूलों का नाम बदल करके रंग रोगन लगा करके इन्होंने बताया कि हमने बहुत विकास किया। नरेंद्र मोदी जी ने चाय बेची, फिर इन्होंने उनसे होड़ करने के चक्कर में फिर शराब बेचनी शुरू की। एक ने चाय बेची, एक ने शराब बेची। दरअसल इन्होंने आपके सपने बेचने का काम किया है, आपसे झूठ बोला है और ऐसा प्रत्याशी आपको दिया, ऐसा विधायक आपको दिया जो 10 साल से आपके विधायक हैं, मैंने सुना है। लेकिन मैं आ रहा था तो सड़कें ऐसी हैं कि इस पे चलिए तो पता ही नहीं चलता कि आप सफर कर रहे हैं कि आखिरी सफर कर रहे हैं। गड्ढों में सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढा है, पता ही नहीं चलता। मेरे भाई, ऐसे में आपको एक फैसला तो करना पड़ेगा, एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा। भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, और उन दोनों की लड़ाई जो है वो रागिनी नायक जी से है। रागिनी नायक जी कांग्रेस पार्टी की एक तेज तर्रार न सिर्फ प्रवक्ता हैं, बल्कि पार्टी की लीडरशिप इन पे भरोसा भी जताती है। राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, मैंने अपनी आंख से देखा है। मुझको पार्टी ने कहा प्रॉपर, मैं महाराष्ट्र था कल, मेरा कार्यक्रम था, मुझे पार्टी की तरफ से कहा गया कि इमरान बहुत शानदार चुनाव लड़ रही हैं रागिनी नायक जी, उनके लिए जाइए, अपने लोगों के बीच में जाइए, उन्हें समझाइए, उनको बताइए कि आदमी एक बार धोखा खाता है, 2 बार धोखा खाता है, तीसरी बार उसको संभलना चाहिए। 2 बार धोखा आप खा चुके हैं, अब तीसरी बार संभलने का वक्त है।
किसी फिल्म का एक डायलॉग था कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। आपने झोली भर भर के आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो आपकी अहमियत, आपके वोटों की अहमियत, आपकी खुददारी की अहमियत, आपके सम्मान की अहमियत सब रसातल में चली गई। इसलिए इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को, भाजपा को यह एहसास दिलाइए कि जे कॉलोनी की जनता, वजीरपुर की जनता बहन रागिनी नायक के साथ खड़ी है और इस बार आप इनको विधायक बना करके असेंबली में भेजने जा रहे हैं। रागिनी बिना विधायक रहते हुए देश के टीवी चैनलों पे जिस मजबूती के साथ लड़ती हैं, जिस हिम्मत के साथ लड़ती हैं और बड़े बड़ों की बोलती बंद करा देती हैं, सोचिए अगर ये विधायक बन के असेंबली में खड़ी होंगी तो कितनी मजबूती के साथ आपकी लड़ाई लड़ेंगी। मैं वो दिन देख रहा हूं कि बहन रागिनी नायक असेंबली में होंगी दिल्ली की, तब इनकी आवाज को और मजबूती मिल चुकी होगी। हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, अरविंद केजरीवाल साहब, हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। ये सियासत के दिले सबके हवाले न करो, ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, मुल्क जल जाता है एक शख्स की नादानी से। पिछले 10 साल में जिस तरह से दिल्ली को ठगने का काम किया गया है, पुराने स्टेटमेंट उठा के देखिए, झूठ बोलने के मामले में आम आदमी पार्टी वालों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पहले मैं सोचता था मोदी जी आगे हैं, फिर मैंने बाद में अरविंद केजरीवाल जी के भाषण थोड़ा गंभीरता से सुने, तब मुझे लगा भाई ये तो उनसे भी आगे का आदमी है। मतलब कमाल है। चाय और दारू वाली बात तो आपने देख ही ली है, लेकिन झूठ बोलने में, बहुरूपियेपन में, जे कॉलोनी वालों, ये चुनाव झूठे और सच्चों के बीच में है, ये चुनाव बहुरूपियों और अच्छों के बीच में है, ये चुनाव बुजदिलों और बहादुरों के बीच में है। आपको तय करना है कि आप कहां खड़े हैं, किस तरफ खड़े हैं। फिर अरविंद केजरीवाल के झूठ के सामने आप ठगे जाएंगे या फिर आप सच्चाई के साथ खड़े होंगे। वो सपना जो शीला दीक्षित जी ने दिल्ली के लिए देखा था, वो सपना जो संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई के लिए राहुल गांधी देखते हैं, आप उस लड़ाई के साथ खड़े होंगे या मोदी जी और उनके छोटे वाले भाई के साथ खड़े होंगे। आपको यह फैसला करना है। मैं अपनी माओ बहनों को पुकार के यह बात कहता हूं कि मेरे भाई, इस बड़ी लड़ाई में मैं राहुल गांधी जी का सिपाही बन के आपके बीच में अपना दामन फैलाने आया हूं और आपसे यह कह रहा हूं कि एक बहुत मुश्किल वक्त है। याद करो जब दिल्ली दंगों में जल रही थी, याद करो जब लोगों के घरों में धुआं था, जमुना पार हो या दूसरे इलाके हो, तब कोई अरविंद केजरीवाल अपने घर से बाहर निकला था? नहीं निकला था। उन आग की लपटों को बुझाने के लिए अगर कोई निकला तो सिर्फ राहुल गांधी निकले। याद करो वो दिन कि जब हाथरस में एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और रात के 2 बजे उसकी लाश को बिना परिवार की मर्जी के जला दिया गया, तो कोई अरविंद केजरीवाल निकला? नहीं निकला। कोई नरेंद्र मोदी जी निकले? नहीं निकले। कौन निकला? राहुल गांधी निकले, प्रियंका गांधी निकली, गए उस दलित बिटिया के परिवार से मिलने के लिए। याद करो जब मणिपुर में बहन बेटियों को बिना कपड़ों के परेड कराई जा रही थी, तो कोई अरविंद केजरीवाल कुछ बोला? नहीं बोले। कोई नरेंद्र मोदी जी कुछ बोले? नहीं बोले। कौन बोला? राहुल गांधी बोले। न सिर्फ बोले बल्कि उन बेटियों, उन बहनों के पास गए और उनको अपने सीने से लगा करके उन्हें ढांढस बंधाया। जे कॉलोनी वालों, वजीरपुर वालों, इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए कि एक आदमी अच्छी राजनीति कर रहा है, वो इस बात की परवाह नहीं करता कि सियासी नफा नुकसान क्या होगा। वो आदमी 4000 किलोमीटर चला पैदल, क्या नारा लगाते हुए? नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। क्या नारा लगाते हुए? मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अरे मेरी नई नस्लों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, आने वाली सदियां ये कहेंगी कि जब नफरतें उफान पर थी तो कोई एक शख्स था जिसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी कहते थे कि वो शहजादा है, वो राजकुमार है। लेकिन मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है कि वो शहजादा जिसे नरेंद्र मोदी जी शहजादा कहते थे, वो एक टी शर्ट में, एक ट्राउजर में और एक जूता पहन करके कन्या
कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलता रहा, अपने पांव के छालों की परवाह किए बगैर। अगर शहजादे ऐसे होते हैं तो हम ऐसे शहजादों को अपनी पलकों पर बिठाएंगे। कभी नरेंद्र मोदी जी निकले 4 किलोमीटर, कभी केजरीवाल जी चले 400 मीटर नफरत के खिलाफ? नहीं, मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं उनके पांव के छाले। मुझसे मीडिया के साथ ही कहते थे कि इमरान साहब आप राहुल जी के साथ पैदल चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप तो शायर हैं। तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैंने देखा है उस शख्स के पांव के छाले, आज उस पांव के छालों का कर्ज चुकाने का वक्त है। मैं तो दिल्ली की आवाम से कहना चाहता हूं और खास तौर से अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, अगर दिल्ली में जलते हुए घरों की आग बुझाने के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर हाथरस में दलित बिटिया के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर संभल में बिछी हुई लाशों पर सवाल पूछने के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर मणिपुर की बेटियों के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर कन्याकुमारी में राहुल गांधी खड़ा है, अगर कश्मीर में राहुल गांधी खड़ा है, अगर सब्जी मंडी के सब्जी बेचने वालों गरीबों के साथ राहुल गांधी खड़ा है, अगर यूपीएससी के स्टूडेंट्स के साथ राहुल गांधी खड़ा है, अगर किसानों के साथ धान लगाते हुए राहुल गांधी खड़ा है, अगर इतने सब मामलों में आपके लिए राहुल गांधी खड़ा है और वोट आप किसी बहुरूपिये को देंगे तो फिर आप अपने जमीर के साथ नाइंसाफी करेंगे। ये मैं आपसे कहने आया हूं। आज रात में तन्हाई में जब सोने जाइएगा तो एक बार अपने दिल से सवाल करिएगा कि आया था 35-36 साल का एक नौजवान और आपके सामने अपना दामन फैला के ये कह रहा था कि इस देश को एक सच्ची और अच्छी राजनीति की जरूरत है। आपको अरविंद केजरीवाल ने ठगा, आपको नरेंद्र मोदी जी ने ठगा। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बचे, इस देश में लोकतंत्र बचे, महात्मा गांधी के सिद्धांत बचे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसूल बचे, मौलाना आजाद के सपने बचे, तो फिर आपको राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं अपनी बहन के लिए आपके बीच में आया हूं। यही तस्वीरें तो भाजपा वाले और आम आदमी पार्टी वाले नहीं देखना चाहते कि बहन रागिनी नायक के लिए अपना दामन फैला करके कोई इमरान खड़ा होकर के वोट मांग रहा है। यही वो तस्वीरें हैं, यही वो राजनीति है जो कांग्रेस पार्टी करती है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आने वाली 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए। देखिए 10 साल में दिया, राजेश जी ने भी आपको कुछ दिया नहीं है, वो इतना गुप्त रहे, इतना गुप्त रहे कि नजर ही नहीं आए आपके बीच में। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए। और जिन्हें यह लगता है कि वह साजिश करके, पैसा बांट के, बरगला करके बहन रागिनी नायक का कुछ नुकसान कर लेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। कांग्रेस की जो मोहब्बत की खुशबू है, इस खुशबू के साथ खड़े होइए, इस खुशबू के साथ चलिए। और ये जेल काट करके लौटे हुए अरविंद केजरीवाल जी, जेल काट के लौटे हुए मनीष सिसोदिया जी, जेल काट के लौटे हुए सत्येंद्र जैन साहब, और भी कई मंत्री हैं, मैं तो नाम ही भूल गया हूं, इतना उनका जेल का अप एंड डाउन चलता रहता है कि अब नाम याद रख पाना मुश्किल होता है। हम यहाँ अभी नाम ले रहे हैं, पता नहीं कौन सा आम आदमी पार्टी का मंत्री जो है वो जेल जा रहा हो या जेल जाने की तैयारी में हो, क्योंकि आपने शराब बेच बेच करके चाय वाले को इतना चिढ़ाया, इतना कंपटीशन किया कि फिर उसने आपके साथ वही व्यवहार शुरू किया जिसके आप हकदार थे। मेरे भाई, मैं आखिर में आपसे ये कहूंगा कि बहन रागिनी नायक जी और अशोक बसोया साहब, अशोक भाई कहाँ है? अशोक भाई आप इधर आइए। अब इनको बहन बना लिया है तो आपसे तो अलग ही रिश्ता हो गया ना। तो मैं अशोक भाई और रागिनी जी दोनों लोगों को, जब मैं राजनीति में नहीं था मैं तब से जानता हूं, तब से रागिनी जी को सुनता हूं, अशोक भाई को, इनके संघर्ष को, इनके काम को देखता रहता हूं। जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे
तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। जे कॉलोनी वालों, बड़ी संजीदा सी बात आपसे कह रहा हूं, और एक बात याद रखना, हम सब गुनहगार हैं, हम सब गुनहगार हैं इन बहुरूपियों को सत्ता तक पहुंचाने में। मैंने कहा ना, मैं तब राजनीति में नहीं था। इस देश के तमाम पत्रकार, तमाम बुद्धिजीवी, तमाम साहित्यकार उस समय सब लोकपाल 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 चिल्ला रहे थे। अंजाम ये हुआ कि छोटा सा स्टेट तो इनके हाथ में गया और पूरा देश बड़े वाले नफरती कारोबारी के हाथ में चला गया। इन दोनों से निजात पाना है तो जब तक दिल्ली में आप कांग्रेस पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक देश में कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, मैं जानता हूं आप सारे लोग ये तो चाहते हैं कि यार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अंदर से दिल में आपके ये आवाज रहती है कि नहीं रहती है? रहती है कि नहीं रहती है? तो ये बताओ, अगर दिल से चाहते हो कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, फिर जाकर के अगर झाड़ू पे बटन दबाओगे तो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? क्योंकि राहुल गांधी को मजबूती देना है तो कांग्रेस को दिल्ली में मजबूती देनी पड़ेगी। और आपसे इतना कह रहा हूं कि कभी इनके झांसे में मत आइए। ये मैंने कहा ना, अरविंद प्रॉपर्टी लिखी हुई है। मैंने कभी एक शेर कहा था, ये आपके बीच में आते हैं तो आप जैसी बातें करते हैं। ये वही हैं जो कभी मरकज को बदनाम कर रहे थे, कभी शाहीन बाग के बारे में क्या क्या बोल रहे थे। आप आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री के बयान उठा करके देख लीजिए, मौजूदा मुख्यमंत्री के ट्वीट उठा करके देख लीजिए, और अब आपके बीच में आए तो आप उनसे कहना कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा। याद रखना और इन मिस्रों को घर लेके जाना कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से, जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से न छूटेगा। झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं, आप हाथ के पंजे पर बटन दबाइए और कस करके पंजे से झाड़ू पकड़ के कह दो भैया साइड में चलो, अब तुम दिल्ली का कचरा नहीं साफ करते, जो तुमने दिल्ली में कचरा फैलाया है उसको कांग्रेस पार्टी साफ करने का काम करेगी। ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, कि मैं आपसे अपील कर रहा हूं साथियों। आने वाली 8 तारीख को परिणाम आएगा, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। मैं जहां भी रहूंगा मेरी नजरें वजीरपुर विधानसभा में रहेंगी। आप 5 तारीख को घर से निकलेंगे और हाथ के पंजे का बटन दबाएंगे तो आप सिर्फ ये मत सोचना कि आपका वोट सिर्फ रागिनी नायक को जाएगा, नहीं, आपका वोट मोहब्बत के उस मसीहा को जाएगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका वोट इस देश में महिलाओं की सबसे सशक्त आवाज बहन प्रियंका गांधी को जाएगा। आपका वोट डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जाएगा। आपका रागिनी नायक को दिया गया एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। ये आपसे अपील करने के लिए, आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूं और आपसे वादा करता हूं कि 5 को, हाँ शायर भी सुना देंगे, अभी तो भाषण दे रहे हैं, शायरी भी सुना देंगे, मना थोड़ी करेंगे। हमें पता है आपने पिछले 4 घंटे से बहुत भाषण सुना। देखिए हमारे पास कितने जुझारू लोग हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं गिर नहीं रहा हूं, कोई नहीं। तो 5 घर से बाहर निकलिए, अपना एक एक वोट दे करके आइए, बहन रागिनी नायक को जिताइए। मुझे हुक्म हुआ है कि मैं कुछ शायरी सुना दूं। हाँ मैं सुना देता हूं। मैं पहले 4 मिसरे पढ़ देता हूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कि कहां सोया है चौकीदार। चौकीदार पे तो आप समझ गए मैं किसका नाम ले रहा हूं, समझदार हैं आप ना। लेकिन अगला कहने जा रहा हूं उस पे समझ के बताइएगा, तब मुझे लगेगा कि आप सच में समझदार। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां बैठा है पलटी मार। पलटी मार समझ रहे हैं ना? मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं समझ जाएंगे। वो जो नाम लिखा है मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां बैठा है पलटी मार। अरविंद ने कर डाला
इस दिल्ली का बंटा धार कहाँ बैठा है पलटी मार, कहाँ सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। किसी शायर के लिए इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है कि वो एक मिसरा पढ़े और उससे पहले सामने के लोग उसे दोहराना शुरू कर दें। ये किसी शायर के लिए, उसकी शायरी के लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात होती है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ बैठा है पलटी मार। बहुत शुक्रिया। आखिर में बस आपसे इतना कहूंगा, कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। आप थक तो नहीं गए? थक तो नहीं गए ना? तो मुझे लगना चाहिए कि मैं जिंदा दिल लोगों के बीच में खड़ा हूं जिनमें जोश है। आपकी तालियों का शोर वहां अपने राजमहल में बैठे मोदी जी तक और शीश महल में बैठे अरविंद केजरीवाल तक, दोनों तक जाना चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अगली जो दो लाइन है ना, उस पे पूरी जे कॉलोनी में किसी का हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। मत समझना। जितने भी साथी मौजूद हैं उठाइए अपना एक एक हाथ और मुझे यकीन दिलाइए पीछे तक कि आने वाली 5 तारीख को घरों से बाहर निकलेंगे। बहन रागिनी नायक को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा के अपना एक एक वोट दे करके आएंगे और मेरे ऊपर आपका एहसान होगा। निकलेंगे ना? एक एक वोट दे के आएंगे ना? बहन रागिनी को जिताएंगे ना? तो 5 को बहन
बहन रागिनी नायक को जिताइए, फिर आपके बीच में आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आऊंगा। आज के लिए बहुत माफी, बहुत लंबे सफर से आ रहा हूं। महाराष्ट्र था, फिर उसके बाद किराड़ी गया और किराड़ी से यहां पहुंचा हूं। अगले 6-5 दिन लगातार यहां जनसभाएं करनी है पूरी दिल्ली में। तो मैं आपका अपना हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपके लिए संसद से सड़क तक लड़ता रहता हूं। तो मेरी गुजारिश है कि मेरे आने की लाज रखिएगा। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। मेरा ईमान, मेरा यकीन बोल रहा है इन मिसरों में कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। आप बहन रागिनी नायक को जिता करके असेंबली पहुंचाइए। मैं आपसे वादा करता हूं 8 तारीख के बाद फिर यही जीत के जश्न का एक मंच लगेगा। मैं फिर आऊंगा और जितनी देर आप शायरी कहेंगे आपको शायरी सुनाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। हाँ बिल्कुल, चलिए उठाइए आप भाई। रागिनी जी चाहती हैं कि एक एक शख्स हाथ उठा करके उन्हें भरोसा दिलाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। थैंक यू।